जैसे फिल्म इंडस्ट्री में वेब सीरीज में कास्टिंग काउच होता है, क्या पत्रकारिता में भी ऐसा है? बिल्कुल है। पत्रकारिता छोड़ने का फैसला और बेकेट की स्थापना में क्या ताल्लुक है? पत्रकारिता मैंने छोड़ी नहीं थी, मुझसे ज़बरदस्ती छुड़वाई गई। उस अधिकारी के फ़ोन आते ही मैं थर थर काँपती थी कि यार मेरे लिए काम करना ये मुश्किल कर देगा अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया इसका। सेक्स, लस्ट, पैसे की भूख, ये सब इतनी बढ़ती जा रही है ना लोगों में। आप देखिए समाज जा कहाँ रहा है, एक पैसा और एक सेक्स के अलावा कहाँ जा रहा है समाज। मीटिंग कल्चर, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता तो हो ही नहीं रही है। 9 नवंबर सन 2000 ये वो दिन है जिस दिन उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, यानी कि उत्तराखंड का जन्म हुआ था। उत्तराखंड के जन्म के साथ ही एक लड़की जिसके आंखों में एक सपने थे, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, वो लड़की थी प्रिया गुलाटी। पत्रकारिता में अपना एक मुकाम हासिल करना चाहती थी। राजधानी के बड़े बड़े पत्रकारों के संपर्क में आई, बहुत लोगों से कोशिश की कि कोई उसे पत्रकारिता में पहला कदम आगे बढ़वाए, लेकिन दर दर की ठोकरें खाई। उसके बावजूद भी प्रिया ने हिम्मत नहीं हारी और एक के बाद दूसरे पत्रकार, तीसरे पत्रकार, एक से सीनियर पत्रकार सबके संपर्क में आने की कोशिश की, क्योंकि प्रिया गुलाटी पत्रकार बनना चाहती थी। इसी दौरान दिल्ली से एक पत्रकार के संपर्क में आई, वहाँ से पत्रकारिता की तरफ कदम आगे बढ़े, मेहनत खुद की। आज प्रिया गुलाटी को एक उद्यमी के रूप में पहचाना जाता है। बेकेट कंसल्टिंग ग्रुप की चेयरमैन हैं और तेजस्विनी ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं। सन 2000 से लेकर 2025 तक का जो सफ़र है, एक लड़की किस तरीके से अपने आप को स्थापित कर सकती है, किन किन संघर्षों और किन किन पेचीदगियों के बीच में ये 25 साल का सफ़र पूरा किया, कैसे अपने आप को स्थापित कर पाई, इनके संघर्ष की कहानी अपने आप में किसी वेब सीरीज से कम नहीं है। प्रिया जी, आपका टीवी न्यूज़ वायरस के पॉडकास्ट में स्वागत है। और आपका सफ़र 25 सालों का सफ़र छोटा सफ़र नहीं है। मैं उस लड़की को भी जानता हूँ जो 25 साल पहले पत्रकार बनने की ख्वाहिश रखती थी, हमसे भी मुलाकात की थी और उसे भी। शायद राजधानी का कोई पत्रकार नहीं बचा था, वरिष्ठ पत्रकार, लेकिन आपको हर जगह से नाउम्मीदी मिली। तो आपका सफ़र किस तरीके से शुरुआत हुई और पत्रकार बनने की ख्वाहिश कहाँ से पैदा हुई थी? पत्रकार बनने की ख्वाहिश कहाँ से पैदा हुई तो वो तो आप ही मेरे से बेहतर आप जानते हैं कि हम लोग जब मिले थे तो मैं पत्रकारिता के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि ऐसा भी कोई प्रोफेशन है, और मुझे लगा नहीं यार, मुझे तो यही करना था हमेशा से। मुझे बचपन से क्राइम रिपोर्टर बनना था, लेकिन पता नहीं था कैसे बनना है, क्या करना है। आपने इंट्रोड्यूस कराया कि चलो ये एक फील्ड है, इसमें कैसे जा सकते हैं, और मैंने फिर हंटिंग शुरू करी। हंटिंग ही कहूँगी मैं उसे। और हंटिंग करते करते आज हम यहाँ तक है पहुँचे हैं। वो हंटिंग में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी चीज़ें रही, बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ी, क्योंकि पत्रकारिता के बारे में पता नहीं था। ये भी नहीं पता था कि उसके लिए अलग से कोई डिग्री होती है, क्योंकि घर के हालात भी उस टाइम ऐसे नहीं थे कि पढ़ाई लिखाई भी पूरी कर पाते। तो जहाँ पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बारे में ही नहीं सोचा, तो वहाँ पर जर्नलिज्म जैसा कोर्स करना, पता भी नहीं था कि जर्नलिज्म का कोई कोर्स भी होता है। ये मुझे तब पता चला जब मैं इंटरव्यूज़ के लिए जाने लगी और मुझे पूछा गया कि लिखना आता है, जर्नलिज्म करा हुआ है आपने, तो पता चला कि अच्छा इसका कोई कोर्स भी होता है। तो ऐसे ही शुरुआत हुई। मार्केटिंग से मैं लगी एक छोटे से न्यूज़पेपर में, मार्केटिंग फील्ड से मैंने शुरुआत करी वहाँ पर। और फिर मैंने वहाँ पे जो वो एडिटर थे उनको रिक्वेस्ट करी कि सर मेरे को बड़ा मन है सीखने का, आप मुझे सिखाओ। उन्होंने कहा ठीक है लिखो। तब हाथ से लिखा जाता था खबरों को, कंप्यूटर टाइपराइटर कुछ भी नहीं होता था। हाथ से मैंने खबर लिखी। और मैं इंग्लिश मीडियम मेरा बैकग्राउंड रहा है स्कूलिंग में, तो मुझे हिंदी में लिखना नहीं आता था, तो मैं हिंदी भी इंग्लिश में लिखती थी। तो वो भी एक बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि हिंदी में कैसे लिखूं, मुझे तो हिंदी में लिखना ही नहीं आता है, हिंदी भी मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ। खैर मैंने कोशिश करी और उन्होंने यूँ फाड़ के
डस्टबिन में मेरे सामने फेंक दिया। अच्छा, आज आपको उत्तराखंड में तेजस्विनी ट्रस्ट की चेयरमैन के तौर पर पहचाना जाता है। बैगेट कंसल्टिंग ग्रुप एक अलग आइडेंटिटी है। तेजस्विनी के रूप में आपको जो पॉपुलैरिटी मिली, उसी वजह से आज आप हमारे साथ संवाद कर रही हैं। तो ये तेजस्विनी की शुरुआत कैसी हुई? ये तेजस्विनी ट्रस्ट किस तरीके से महिलाओं का उत्थान करता है? महिलाओं का उत्थान तो नहीं बोलूँगी, महिलाओं को उत्थान की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे साथ जो महिलाएं जुड़ी हैं वो अपना उत्थान खुद कर रही हैं। मैं सिर्फ एक माध्यम बन रही हूँ उनको एजुकेट करने का। तो महिलाओं का उत्थान करने के लिए मैं नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, उसके लिए ऊपर वाला है। मैं बहुत सम्मान करती हूँ, मानती हूँ। तो खैर शुरुआत ये हुई थी कोविड में। कोविड जब आया तो बहुत सारे मेरे पास कॉल्स आए हमारे पास कि काम चाहिए, हमारे हस्बैंड्स के काम चले गए हैं, क्या करें, घर कैसे चलाएं, अब जब सब कुछ बंद है घर कैसे चलेगा। तो एक हुनर महिलाओं में ऊपर वाले ने दे के पैदा करा है, खाना बनाने का, कि जब आप कुछ नहीं जानते आप खाना बनाओ, खाने से रिलेटेड कोई भी काम करो घर से, और वो चलेगा ही चलेगा। तो मैंने उनको यही बोला, आपको अचार पापड़ वड़ियाँ बनानी आती है, आपको खाना बनाना आता है, आपको बेकिंग करना आती है, आपके घर में जो आप घर से कर सकते हो बेटर तरीके से वो करो। और हमारा एक ग्रुप बना हुआ था ऑलरेडी, कि हमारा एक इवेंट हुआ था, उससे कुछ टाइम पहले ही मैंने अपनी बैगेट के माध्यम से तेजस्विनी सम्मान किया था। तो वो एक 70-80 महिलाओं का ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ था। तो हमने कहा हमारे पास ऑलरेडी एक ग्रुप है, उसमें डाल दो, हम आपको ऐड करते हैं उस ग्रुप में। और आज उस 80 महिलाओं के उस ग्रुप से आज हमारे पास 410 महिलाएँ हैं उस ग्रुप में। और वो 410 महिलाएं विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि मैं उस समय एक बहुत बड़े बिजनेस चैम्बर की सदस्य भी रही हूँ, कि मैंने उसकी मेंबरशिप ली। और मुझे थोड़ा सा वहाँ पे लगा कि क्लास, ब्रांड्स जो मैंने कभी देखा नहीं था, मुझे नहीं पता था कि क्लास क्या होता है, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ब्रांड्स क्या होते हैं। हमें तो जो अच्छा लगा, हमें अपनी पॉकेट के हिसाब से लगा कि यार ये तो 250-300 रुपये बहुत बड़ी रकम है मेरे लिए, इतने का मैंने पर्स टांगा है, बहुत अच्छी लग रही हूँ मैं चल दी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके पास गुची ब्राडा नहीं है तो आप उस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। यानी कि दिखावे की दुनिया, दिखावा बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में। जो दिख रहा है वो बिक रहा है। तो वो जब मैंने खुद फेस किया तो मुझे लगा यार, अगर मैं यहाँ से उठ के यहाँ बैठने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे ये एहसास दिलाया जा रहा है कि नहीं, आप हमारे बराबरी में नहीं बैठ सकते, तो ऐसी कितनी महिलाओं को फील कराया जाता होगा। तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर ये क्लास डिस्क्रिमिनेशन ना हो। मेरे पास एम्पावरर भी हो, मेरे पास ज़रूरतमंद लोग भी हो, वो महिलाएं जो यहाँ बैठी हैं वो उनका हाथ पकड़ के उनको अपने बराबर में बिठाएं। मेरे को एक ऐसी जगह चाहिए थी, मुझे वो ऐसी जगह बनानी थी जो मुझे लगता है हम आज कामयाब हुए हैं बनाने में तेजस्विनी के माध्यम से, कि वहाँ पे कोई क्लास डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई किसी को ये एहसास नहीं दिलाता है कि तुम कम कमाते हो, तुम हमसे कमतर हो, या तुमने कौन से ब्रांड का पर्स पकड़ा है या कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हैं। वहाँ सिर्फ तेजस्विनी की मेंबर हैं जो भी है। आप सिर्फ तेजस्विनी परिवार का हिस्सा हो, मेंबर नहीं होते हमारे यहाँ परिवार है। हम एक फैमिली है जहाँ पे सबके सुख दुख साझे हैं। तो इसमें तेजस्विनी के संचालन में आपको खर्चे भी बहुत करने पड़ते हैं, इन खर्चों की व्यवस्था कैसे कर पाते? सब परिवार है ना हम। जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं परिवार से ही तो मांगूंगी, मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप से ही तो मांगूंगी ना मैं। तो जब हम एक परिवार हैं, किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो परिवार में बोलते हैं। आज मैं तेजस्विनी के 3 साल का उत्सव कर रही हूँ, इतना बड़ा शक्ति का उत्सव। मैंने एक सेलिब्रिटी बुलाया कि मेरे को एक कदम आगे तेजस्विनी को लेके जाना है और सेलिब्रिटी मेरी मदद करेगा, एक नाम उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो वो खर्चा भी तो मैं इन्हीं से मांग रही हूँ कि आप मेरा परिवार है, आप ही तो मदद करोगे ना मेरे को आगे बढ़ाने में। आपका मकसद ये है कि समानता का जो मिशन है, मिशन समानता हम कह सकते हैं, बिल्कुल, कि किसी महिला को हीन भावना से ग्रसित ना होना पड़े कि मेरे पास गुच्चू, ज़ारा ये ब्रांड नहीं है। देखिए, मैं ग्रुप में मैसेज भी करती हूँ ना, तो मैं 3 तरह के मैसेज करती हूँ, इंग्लिश में, हिंदी में और एक वॉइस नोट।
क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ग्रुप में वो भी हैं जो हिंदी भी पढ़ना नहीं जानती हैं, वो कैसे पढ़ेंगी मेरे मैसेज। तो आप अपने मकसद में कितनी कामयाब है तेजस्विनी के माध्यम से? तेजस्विनी के माध्यम से देखिए अभी बहुत काम बाकी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। अभी हम लोग मेरे को लगता है हम लोग जो जनरेशन है आपकी हमारी, हम लोग वो जनरेशन है जब हमारे पास फ़ोन नहीं होते थे, हमने पत्रकारिता भी बिना फ़ोन के करी है। उस टाइम पे शायद पत्रकारिता करना भी आसान नहीं था बिना फ़ोन के, और आज भी पत्रकारिता करना आसान नहीं है एआई से, क्योंकि आज हम एआई से डील कर रहे हैं। तो वो महिलाएं कैसे बचेंगी एआई से? जो स्कैम्स हो रहे हैं, जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, या डिजिटल लिटरेसी की हमें आज ज़रूरत है, वो महिलाएं आज भी नहीं जानती हैं कि मेरे को फेसबुक पे कैसे अपना प्रोडक्ट डालना है, मेरे को इंस्टा पे अपना प्रोडक्ट कैसे बेचना है, मेरे को अमेजोन वाले से बात करनी है तो वो तो अंग्रेजी में बोलेगा, या मेरे को किसी मीशो या फ्लिपकार्ट वाले से बात करनी है वो तो अंग्रेजी में कॉल सेंटर में बात करते हैं, तो मैं कैसे करूँगी? तो वो जो एक गैप भरने का काम कर रहा है वो तेजस्विनी कर रहा है। एक डिजिटल लिटरेसी प्लेटफॉर्म बन रहा है तेजस्विनी उनके लिए, उन महिलाओं के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम तो कर रही हैं, उनके पास प्रोडक्ट तो बन रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इन्हें मार्केट कैसे करें, इनकी ब्रांडिंग कैसे होगी, ये दिखेंगे कैसे अच्छे। जो हम टीवी पे देखते हैं, अरे साबुन तो मैं भी बना रही हूँ लेकिन लक्स क्यों बिक रहा है? तो वो लक्स के बराबर में खड़ा करना है ना मेरे को अपना साबुन, तो वो एजुकेट कौन करेगा? तो तेजस्विनी के अभी तक के सफ़र में आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उनसे कैसे आपने पार पाया? देखिए दिक्कतें यही आती हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट ये सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है सारी, हमारे पास गवर्नमेंट के ऐसे ऑफिशियल्स भी हैं जो इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे जानकारी भी देते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन गैप है, हम उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, वो हमसे नहीं मिल पा रहे हैं, वो अपने कामों में बिजी हैं, उनके पास सरकार ने और इतने काम थोप दिए हैं कि वो हमें कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। यानी कि अधिकारियों का मीटिंग कल्चर, यस मीटिंग कल्चर जो है ना यहाँ पे, यस क्या कर रहे हैं? आप इतने मीटिंग हाँ मीटिंग कल्चर, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। आप ग्राउंड लेवल पे अगर जाके देखो, आप पूछो आपके प्रोडक्ट, आप यहाँ से ज़्यादा दूर मत जाइए, सहसपुर जाइए और वहाँ पे जो महिलाएं काम कर रही हैं या पहाड़ों में जो स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं उनको पूछिए आप काम क्या कर रहे हैं, आपको 1000 काम गिनवा देंगे, लेकिन वो बिक कहाँ रहा है सामान। तो कुल मिला के ये कहें कि सरकार की तो इच्छा शक्ति, लेकिन अधिकारियों में इच्छा शक्ति नहीं है। वो सिर्फ मीटिंग के चक्कर में ना आप लोगों से मिलते ना संवाद करते, और सिर्फ मीटिंग के ही बहाने सरकार की सारी योजनाएं फाइलों में दब के खत्म हो जाती हैं, यानी कि जो लाभार्थी हैं वहां तक नहीं पहुंच पाता। लाभार्थियों तक तो योजनाएं पहुंच रही हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं। आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने बता दिया कि आपका प्रोडक्ट जो है फला फला प्लेटफॉर्म पे बिकेगा, चाहे वो आपका इंस्टा वो हमारे कौन से अमेजोन वाले नहीं, जो हमारे सरकारी पोर्टल्स होते हैं। अच्छा। सरकारी बहुत सारे पोर्टल्स हैं हमारे जहाँ पे ये प्रोडक्ट हम लोग लिस्ट करा सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस आपने इतना जटिल बना दिया है, उसे समझाएगा कौन बैठ के, उनको हेल्प कौन करेगा कि आप उसको कैसे लिस्ट करोगे? आप वो महिलाएं तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, आपको किस लिए अपॉइंट करा गया है, आपको किस लिए रखा गया है कि आप फील्ड में जाके आपको ये काम करना है उनके लिए? आप एक प्रतिनिधि हैं सरकार के, लेकिन वो कर कौन रहा है? वो तो सिर्फ फाइलों में चल रहा है ना, क्योंकि वो जो वहाँ पे प्रतिनिधि बैठा है उसको तो मंत्री जी ने बुला लिया, उसको तो अधिकारी जी ने बुला लिया। यानी कि ये समस्याएं उन महिलाओं के साथ में है या उस स्तर के लोगों के लिए समस्या है? देखिए जब तक हम उनका दर्द नहीं समझेंगे, हम जब तक उनसे इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपने प्रयास किया सरकार के अधिकारियों से या सीएम तक? बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उनके साथ मीटिंग खेलूँ या मैं फाइल खेलूँ कि मैं आज फ़ोन कर रही हूँ सर मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, अच्छा आप कल आ जाइए, आप परसों आ जाइए, और फिर एक मीटिंग करते हैं, फिर एक फाइल बनेगी, फिर वो जाएगी। इससे अच्छा तो मैं अमेज़ॉन, जब आपको टाइम दिया आप पहुंची, फिर वो मीटिंग लग गई होगी। और मीटिंग लगेगी तो फाइल बनेगी, फिर फाइल आगे करने के लिए एक और 2-4 मीटिंग लगेंगी। इतनी देर में क्या होगा, प्राइवेट कंपनीज आप तक एक फ़ोन में पहुंच जाएंगी। अच्छा, ये जो आपका बैगिट कंसल्टिंग ग्रुप है, इसकी स्थापना भी आपने की जी, और पत्रकारिता के बाद में आपने बैगिट की स्थापना की, पत्रकारिता छोड़ने के बाद जी। तो
पत्रकारिता छोड़ने का फैसला और बेगेट की स्थापना में क्या ताल्लुक है? पत्रकारिता मैंने छोड़ी नहीं थी, मुझसे ज़बरदस्ती छुड़वाई गई थी। एक षड्यंत्र के तहत कहें या कुछ भी कहें कि हर एक, जब कोई नया मैं कहीं बॉस बन के जाऊँगी ना, तो मैं अपनी टीम रखूँगी, मैं चाहूँगी मेरे आसपास मेरे अपने लोग हों। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। एक संस्थान में मैं कार्यरत थी, जब अपॉइंटमेंट हुआ तो सब अपनी टीम रखनी थी, मैं शायद उनकी टीम का हिस्सा नहीं थी, मैं उसमें फिट नहीं हो रही थी, तो मुझे नोटिस जारी हुआ जो मैंने नहीं लिया कि मुझे नहीं छोड़ना था। और फिर आपको इतना मजबूर कर दिया जाता है, जैसे कॉर्पोरेट कल्चर में होता है कि आपको वहाँ से निकालते नहीं है, लेकिन हालात ऐसे पैदा कर देते हैं कि आपको खुद छोड़ना पड़े। ये किस संस्थान की बात है और कैसे? देखिए, मैं संस्थान का नाम नहीं ले सकती क्योंकि बहुत बड़े संस्थान से मैं उस समय जुड़ी हुई थी, लेकिन हाँ, मुझे अगर ये सुनने को मिलता है कि आप एक लड़की हैं, हमने नहीं कहा था आप पत्रकारिता चुने। मैंने उनको जब बोला कि आप नाइट ड्यूटी मुझसे कैसे करा सकते हैं, ये नॉर्म्स के खिलाफ है, मैं रात को ड्यूटी कर रही हूँ तो आपको मुझे पिक एंड ड्रॉप देना पड़ेगा या सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी, ये लॉज हैं, ये रूल्स हैं कुछ। तो मेरे को सीधा अगर मुंह पे जवाब दिया जा रहा है, हमने नहीं कहा था आपको पत्रकार बनिए, आपकी खुद की चॉइस थी, अब आप हमारे से ये बहस नहीं कर सकते कि आप एक महिला हैं तो आपको रात की ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। तो वो एक तंग करने का तरीका था कि आप 2:30 बजे तक वाली ड्यूटी करें, आप सुबह 4 बजे तक वाली ड्यूटी करें, तो वो जबरदस्ती छुड़वाई गई तो थी। आपको पत्रकारिता में महिला होना का लाभ मिला, नुकसान हुआ, या आपको अपने आप में शर्माई, ऐसा भी कोई वाक्य है क्या? बहुत सारे वाक्य हैं ऐसे। जब मेरे को मैं एक तरफ बड़ा फक्र महसूस करती हूँ कि आई वॉज द ओनली फीमेल क्राइम रिपोर्टर इन देहरादून। क्राइम रिपोर्टिंग करना उस टाइम पे जब आपके पास फोन की आउटगोइंग के पैसे लगते थे, उस टाइम पे क्राइम रिपोर्टिंग करना और कंपटीशन वाले माहौल में काम करना कि खबर तो सिर्फ मेरी एक्सक्लूसिव होगी सुबह अखबार में और बाकी अखबार वाले मेरा मुंह देखेंगे, तो उस माहौल में काम करना आसान नहीं था। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट अभी बताती हूँ आपको। मैं अधिकारी का नाम नहीं लूँगी उनका, वो पुलिस अधिकारी रिटायर हुए हैं अभी बहुत बड़े पद से। उस टाइम वो एसपी सिटी हुआ करते थे और मैं एक छोटी सी क्राइम रिपोर्टर थी अखबार की। और मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी का माहौल होता था जब शाम को उनका ड्राइवर आके कहता था, साहब मैडम के लिए गाड़ी आई है, मैडम को भेज दो। साहब ने गाड़ी भेजी है मैडम को घर ले जाने के लिए। उस जमाने में वो माहौल, मैं घर से भी नहीं निकल पा रही, मतलब जहाँ पे महिलाओं को घर से निकलने की भी पाबंदी हो और आपको ड्राइवर पिक करने लेने आ रहा हो तो आपकी सब पूरा ऑफिस आपकी तरफ देख रहा है कि अरे इतनी बड़ी गाड़ी आई है गनर के साथ, एक अधिकारी ने गाड़ी भेजी है। तो रेस्पेक्ट के लिए हार्मफुल था? रिस्पेक्ट के लिए हार्मफुल नहीं था। उस अधिकारी के फोन आते ही मैं थर थर कांपती थी कि यार मेरे लिए काम करना ये मुश्किल कर देगा अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया इसका, और अगर मैंने इसकी बात मानी तो मैं अपनी इज्जत से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, या मेरे पास चॉइस नहीं है, या तो मैं इसकी बात मानूं या मैं इसके फ़ोन उठाना बंद कर दूं या मैं क्राइम रिपोर्टिंग छोड़ दूं। तो ऐसे में आपने कैसे सरवाइव किया और कैसे आगे बढ़ी? सरवाइव करना बहुत मुश्किल था क्योंकि मेल डोमिनेंट फील्ड था। बड़े बड़े अखबारों के पत्रकारों को बहुत अच्छी सैलरी दी जाती थी, पर्क्स दिए जाते थे, और मैं वहीं पे एक छोटे से अखबार की क्राइम रिपोर्टर थी, तो उनके साथ डील करना वॉज नॉट ईजी, बिल्कुल नहीं था। मैं रात रात को बैठ के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठ के उनके साथ दारू नहीं पी सकती थी, मैं उनके साथ बैठ के उनके बातें इंटर एक्सचेंज नहीं कर सकती थी। एक बीच में एक हमारे पुलिस ऑफिसर आए थे, एसपी सिटी एक और आए थे, वो बैठते ही रात को थे 12 बजे के बाद ऑफिस में, उनसे मिलना है तो 12 बजे के बाद ही जाना है ऑफिस में, उनका तो दरबार ही 12 बजे लग रहा है, तो वो कैसे जाएं, कैसे करें काम ऐसे माहौल में जहाँ पे 8 बजे के बाद लड़कियों को कहा जाता है आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे और 12 बजे अधिकारी ऑफिस में बैठेगा रात को। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में वेब सीरीज में कास्टिंग काउच होता है, क्या पत्रकारिता में भी ऐसा है? बिल्कुल है। आपको क्या लगता है कि मुझे क्या ऑप्शन नहीं मिले होंगे कि मैं बाहर जाके, देहरादून से बाहर जाके मैं कुछ बड़ा करूं? मेरे भी बहुत बड़े बड़े सपने थे, मैं भी बहुत कुछ करना चाहती थी, मैंने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स में जाने का सपना देखा था कि मैं
वहाँ पे बैठ के न्यूज़ रीडिंग करूँगी या मैं बहुत अच्छी रिपोर्टर बनूँगी। मेरे अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन अगर मैं वहाँ जाके आज अपना नाम नहीं कमा रही हूँ और मैं अपने छोटे से शहर में कम खा के खुश हूँ, तो वो मेरी यही चॉइस थी कि मुझे उस कास्टिंग काउच का हिस्सा नहीं बनना था। तो क्या किसी चैनल में अप्रोच के दौरान ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ? बिल्कुल हुआ। मैं अपना अपॉइंटमेंट लेटर वहीं टेबल पे छोड़कर आ गई थी, सिर्फ इसे एक इंसिडेंट के लिए कि हम आपके शहर आएंगे तो आपको हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप आएंगी तो हम आपका ध्यान रखेंगे, लेकिन वहाँ आएंगे तो आपको हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो ध्यान मैं नहीं रख सकती। ये न्यूज़ चैनल की बात? ये बहुत बड़े न्यूज़ चैनल की मैं आपको बात बता रही हूँ। और बहुत बड़े नाम हैं उसमें, तो मैं उनको खुश नहीं कर सकती थी कि जब आप यहाँ आएंगे तो मैं आपको घुमाऊंगी फिराऊंगी और आपके साथ घूमूंगी। अपॉइंटमेंट लेटर जो था कंडीशनल दिया? वो कंडीशनल अपॉइंटमेंट लेटर था, टर्म्स एंड कंडीशन एक स्टार लगा के ऊपर। यानी वो उसमें तो नहीं लिखी होंगी बातें, वो बातें भी लिखी? वो यूँ रखा गया था कि ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है और ये आप रखिए और बस आप ध्यान रखिएगा, जब हम आएंगे आपके शहर आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा हमारा। और मैं 3,000 रुपये की नौकरी के लिए, कि मुझे लगा कि यार इतना बड़ा नाम मुझे मिल रहा है, मैं पैसों से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ लेकिन मैं अपनी इज्जत से तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती ना। 20-25 साल पहले 3,000 रुपये बहुत होते थे। और उसके साथ अगर आपको एक बहुत बड़ा नाम मिल रहा है तो वो लगता था कि यार 3,000 रुपये बहुत है, अगर इतना बड़ा नाम मिल रहा है तो एक्सपोजर तो मिल रहा है ना। लेकिन उस एक्सपोजर को अगर स्टार कंडीशन के साथ दिया जा रहा है ना, तो वो नहीं मंजूर था। तो वो चिट्ठी जो आपके सामने रखी थी, वो चिट्ठी आज भी मेरे घर पे पड़ी है। मैं लेके आई थी वो चिट्ठी कि इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं संभाल के ज़रूर रखूँगी कि ये मुझे याद दिलाएगी कि मेरे साथ ये हुआ है और ये सब से निकल के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो पत्रकारिता जिस पे जिम्मेदारी है समाज को आईना दिखाने की, समाज के प्रति एक गंभीर भाव रखने की, तो उसी पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ। तो जब जैसे जैसे आपका सफ़र आगे बढ़ा, क्या फिर कुछ सामना हुआ? देखिए, फिर वो कहते हैं ना, एक बार ठोकर खा के आप संभल जाते हो, आपको लैंग्वेज समझ में आने लगती है सामने वाले की कि कहने का क्या मतलब है, अगर बात को किस तरीके से कहा जा रहा है और उसको किस तरीके से लेना है। तो वो बात करना आ गया था तब तक। उसके बाद बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक ऐसा कुछ मैंने फेस नहीं किया और मुझे लगता है कोई भी ना करे ये कोई लड़की ये फेस ना करे कि हाँ आपको मजबूर किया जाए किसी भी चीज़ के लिए कि अगर आपको इतनी सैलरी दी जाएगी आपको, लेकिन आपको रात को 8 बजे तक बैठना पड़ेगा। 6 बजे तक का तो टाइम है ऑफिस का, लेकिन आपको तो 8 बजे तक बैठना पड़ेगा। लड़कियां किन क्षेत्रों में सुरक्षित हैं और कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कास्टिंग काउच जैसे वो ना इंसिडेंट ना हो? देखिए, कास्टिंग काउच आजकल आप कहीं पर भी कह लीजिए, लड़कियां कहीं सुरक्षित नहीं है। आपको सुरक्षित अपने आप को रखना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप उस सुरक्षित रहने के लिए तैयार हैं। आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा आज सुरक्षित रखने के लिए। और कास्टिंग काउच आज मैं कहूँ लड़कियों के लिए तो नहीं, लड़कों के साथ भी होता है। यही अगला सवाल था मेरा कि लड़के कितना सुरक्षित हैं? कोई भी सुरक्षित नहीं है आज। जो लड़कियां हैं, ऐसी नेगेटिव लड़कियां भी अक्सर बहुत सारे केस सामने आते हैं कि भोले भाले लड़के उन लड़कियों का शिकार होते हैं जिन्हें लड़कियां ठग लेती हैं। तो सिर्फ लड़कियां ही अबला नहीं है, नहीं। लड़के भी आजकल के टाइम में तो अबला सारे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सब अबला है। सबला तो बनना पड़ेगा। वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको क्या करना है। तो बैगेट कंसल्टिंग ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई और कैसे कैसे अपना विस्तार किया? देखिए, जब 2013 में मैंने नौकरी छोड़ी, उसके बाद मैंने बहुत सारी जगह काम किया और वो मैंने कोर्स किया था एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग पब्लिक रिलेशन का, 1 साल का डिप्लोमा था। और उस टाइम जब किया था तो तब नहीं सोचा था कि कभी PR कंपनी खोलूँगी, वो बस हो गया था। मुझे एक चांस मिला, मैंने कर लिया, वो सर्टिफिकेट पढ़ा रहा। और उसके बाद जब 2017 में मेरे को लगा कि यार मैं किसी की नौकरी नहीं करना चाहती, अब मुझे अपना काम करना है। और इसमें मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं सच में आज उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने उस टाइम मुझे वो रास्ता दिखाया कि क्यों किसी की नौकरी करनी है और अपने मालिक खुद बनो। और आज मैं सबको यही बोलती हूँ कि ठीक है, नौकरी आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है तो अपने मालिक खुद बनो और नौकरी देना सीखो।
रोजगार देना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। आप किसी को भीख मत दो, उसको रोजगार दो, उसको उसके पैरों पे खड़ा कर दो। तो वहाँ से शुरू हुआ बैगेट का सफ़र। अब क्या क्या काम बैगेट कंसल्टिंग ग्रुप कर रहा है और ग्लैमरस की दुनिया में क्या योगदान है आपका? ग्लैमरस की दुनिया में कोई योगदान नहीं है ऐसा मेरा, लेकिन हाँ बैगेट कंसल्टिंग ग्रुप पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करता है। हम लोग लोगों को ऐसे कह लीजिए सेलिब्रिटी बनाते हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता है उन्हें लोग जानने लगे, उस मुकाम पे लाके खड़ा करते हैं। और इवेंट्स के फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, कई तरह के इवेंट्स करते हैं। तो ये सब जो भी एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड जो भी काम होता है, मीडिया मैनेजमेंट मेरी यूएसपी है, क्योंकि मैं मीडिया से रही हूँ, पूरा बैकग्राउंड मेरा मीडिया से रहा है इतने साल, तो वो मेरी यूएसपी है कि मीडिया मैनेज करना मुझे आता है। प्रिया जी, आपका सफ़र बहुत लंबा सफ़र है, 25 साल का आपका कैरियर हो चुका। इन 25 सालों में जो पत्रकारिता का रूप किस किस रूप में बदलते हुए देखा, कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक पहुँचा, उसे थोड़ा मैं इसका ना एक लाइन में जवाब दूंगी। पत्रकारिता का रूप लिखने से शुरू होके कॉपी पेस्ट पे ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं एक पीआर एजेंसी चलाती हूँ। जो मैंने लिख के भेज दिया वो कॉपी पेस्ट हो गया अगले दिन अखबार में, ये पत्रकारिता हो गई है। आज के दौर में कैसे लोग पत्रकारिता कर रहे हैं? कैसे लोग पत्रकारिता कर रहे हैं? जिनको पैसा कमाना है वो पत्रकारिता कर रहे हैं। जीविका के लिए तो सभी कोशिश कर रहे हैं, नहीं, लेकिन जैसे पढ़ लिख के मास कम्युनिकेशन करके बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर लोग पत्रकारिता करते थे, तो जैसे वक्त के साथ साथ हालात भी बदले और पत्रकारिता करने वाले लोग बदल गए। अधिकारी और नेताओं के बीच में पत्रकारों को एक लेवल में रखने की एक परंपरा चली, तो वो जो सामने वाले लोग हैं, एक रिपोर्टर होना, पत्रकार होना, दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रिपोर्टर तो कोई भी हो सकता है, कहीं गया और रिपोर्ट कर लिया, लेकिन पत्रकार होने के लिए आपके लिए एक दिमाग की ज़रूरत है, एक सोच की ज़रूरत है। देखिए, पत्रकार आजकल पूरा समाज पत्रकार बन गया है जब से सोशल मीडिया आया है। आप फ़ोन ऑन करके कहीं भी लाइव खड़े हो जाओ, आप पत्रकार हो। जो हम पत्रकारिता पहले करते थे ना सच्चाई दिखाने की, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम कर रहा है। हम लोग थोड़ी ना पत्रकारिता कर रहे हैं। पत्रकारिता आजकल हो रही है, कोई खोज खबर लेकर आ रहा है कि फला डिपार्टमेंट में कोई घोटाला हुआ है या कोई मर्डर हो गया तो क्यों हो गया है, वो पुलिस छानेगी। पहले पत्रकार जाते थे पुलिस के साथ, जाके बकायदा देखते थे एक एक चीज की कहाँ पे क्या हुआ है, इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार इन्वेस्टिगेट करते थे, पुलिस को हेल्प करते थे। लेकिन आजकल मैंने नहीं देखा किसी पत्रकार को कि कोई इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता कर भी रहा है। यानी कि जो पुलिस ने कह दिया वही खबर है वो भी। और पुलिस ने कह नहीं दिया, पुलिस ने बस एक प्रेस विज्ञप्ति बना के भेज दी कि जी ये केस हुआ था, हमने सॉल्व कर दिया, और पत्रकारों ने मान लिया कि जी बस यही खबर है। यानी कि जो सरकारी फरमान आ गया बस उसके अलावा ना आजकल पत्रकारिता बस कॉपी पेस्ट रह गई है। इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता तो हो ही नहीं रही है। मुझे याद है हम लोग सुबह 5 बजे उठ के जाते थे पत्रकारिता के लिए, कोई भी खबर ढूंढने के लिए। सुबह 5 बजे उठ के हम लोग खबर ढूंढने जा रहे हैं। रात को 12 बजे अगर मुझे कोई लीड मिली है कहीं से तो हम भाग रहे हैं। मुझे याद है मेरी खबरें रोक दी जाती थी अमर उजाला जैसे अखबार में कि डर नहीं लगता तुझे खबर लिखते हुए, कोई उठा लेगा सड़क पे किसी दिन। तो आज का जो पत्रकार है रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता कर रहा है या नहीं कर रहा है? देखिए, रिसर्च बेस्ड हो रही है ब्लैकमेलिंग के लिए, कि मैं रिसर्च करूंगा अपने लिए। मैं रिसर्च करूंगा कि भैया मेरे पास ये चिट्ठे हैं, तुम्हारे खिलाफ ये है, लेकिन मैं अखबार में नहीं छापूंगा क्योंकि आप पैसे दे देंगे मुझे, मैं नहीं छापूंगा। तो पैसा कमाने जब एक मकसद हो जाता है ना इंसान का, पहले पत्रकारिता थी, पैसा कमाना नहीं था। अब आपने कभी किसी पत्रकार को कोठियों में देखा था? सिर्फ एक झोला उठाए हुए साइड में जिंदगी कट जाती है। आप एक पत्रकार की इमेज आज भी अगर आप फेसबुक या गूगल में पुराने पत्रकार डालेंगे ना तो कैसी आएगी इमेज? खादी का कुर्ता पजामा पहने हुए शायद में झोला टांगे हुए ना, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं होता था। कौन देता पैसे? अखबार वालों को पैसे थोड़ी मिलते थे। मिशन होता है, वो एक मिशन था, वो एक उनके अंदर जज्बा होता था समाज को बदलने का। वो कलम की ताकत, कलम होती थी। आज कलम कहाँ है? कलम तो गायब हो गई टाइपिंग में। तो आप उन नए बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो
मास कम्युनिकेशन में आगे बढ़ना चाहता है, एडवर्टाइजिंग की दुनिया में, पत्रकारिता की दुनिया में, वो किस तरीके से आगे बढ़े? देखिए, आपके पास आज बहुत बड़ा हथियार है सोशल मीडिया। आपके पास, पहले हमारे पास हम कहते थे कलम की ताकत, आज फ़ोन की ताकत है, सोशल मीडिया की ताकत है। उसको इस्तेमाल करिए। आपको जहाँ लगता है कुछ गलत हो रहा है, लोगों तक पहुँचाइए। उसको देख के वीडियो मत बनाइए, मज़े मत लीजिए। उसको लोगों तक पहुँचाइए कि सही कैसे करना है। मैं होता तो मैं क्या करता सही से। जिस दिन आपके अंदर ये दोबारा ये जज्बा आएगा ना कि मेरे साथ अगर ये हो रहा होता तो मैं क्या करता, वो आप पत्रकारिता, वो आपका मिशन सक्सेसफुल होगा कि आपने मास कॉम किया, आप पत्रकार बनना चाहते, ना कि इसलिए कि मैं पेस्ट्री पार्टीज अटेंड करूँगा और लिखूँगा फला हीरोइन के साथ कौन ने फ़ोटो खिंचाई, उसने क्या पहना था, उसने क्या खाया था, कौन कैसे मरा। अरे ये कोई पत्रकारिता है? आपके इस 25 साल के कैरियर में कभी कोई ऐसा लम्हा आया कि जब आपका मन रोया हो, लड़की होने का दुख हुआ हो आपको? देखिए, पहले बहुत होता था, मुझे लगता था मुझे जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन आज मैं कहती हूँ मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऊपर वाले ने एक लड़की बनाया, महिला बनाया, कि मैं, शायद पुरुषों में वो सेंसिटिविटी नहीं होती है दर्द महसूस करने की, और मैं एक महिला होने के नाते वो दर्द महसूस कर सकती हूँ। और महिलाओं का, पुरुषों का, समाज के उस हर व्यक्ति का जो पीड़ित है, तो आज मैं इसलिए महिला होने पे गर्व कर सकती हूँ कि हाँ, मेरे अंदर वो है चीज़ें। ऊपर वाले ने मुझे महिला इसलिए बनाया कि मैं उनको फील करूँ, और अगर मैं कहीं हेल्प कर सकती हूँ तो कर सकूँ। कभी कभी मेरे से लोग पूछते हैं कि यार तुम्हें दुख नहीं होता कि तुमने शादी नहीं की, बच्चे नहीं हैं? तो ऊपर वाले ने शायद मुझे इसीलिए बनाया है कि मेरे पर जिम्मेदारियाँ होती तो मैं ये सब कर ही ना पाती। आज मैं पूरा दिन किसी भी टाइम कहीं भी भागती हूँ, काम करती हूँ, मुझे कहीं ज़रूरत है चली जाती हूँ, तो मेरे पास परिवार होता तो शायद नहीं जा पाती। हाँ, यही मेरा अगला सवाल था कि क्या आपको ये तकलीफ़ नहीं होती कि अगर आपका एक पति होता, बच्चे होते, एक परिवार होता, तो आपकी ज़िंदगी कुछ और होती? देखिए, ये मेरा सबसे बड़ा डर है, सबसे बड़ी शिकायत है, और सबसे बड़ा डिप्रेशन है मेरी लाइफ का, कि मेरे पास परिवार नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है। मेरा भी बड़ा मन करता है जब मैं देखती हूँ लेडीज़ को पति के हाथ में हाथ डाल के जा रही हैं, घूम रहे हैं, फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं, या मैं अपने सर्कल में बैठी हूँ, फ्रेंड सर्कल में, स्कूल टाइम फ्रेंड्स, हम अभी कुछ दिन पहले इकट्ठे हुए तो सब अपने अपने पति और बच्चों की बातें कर रही थी, लेकिन मेरे पास बात ही नहीं थी करने के लिए। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। मैं उठ के आ गई कि मेरा काम है, मेरी मीटिंग है, आप लोग बैठो, एंजॉय करो। तो वो एक सबसे बड़ा डिप्रेशन तो है कि हाँ, मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है। लेकिन जब आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी होती है तो उसे भरता भी है कोई। तो शायद वो कमी भरने के लिए ऊपर वाले ने मुझे तेजस्विनी एक रास्ता दिखाया कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं, मैं शायद लोगों के काम आ जाऊं। जो मैंने कोविड में काम किया, मैंने इतना कोविड के टाइम पर अगर आपने मेरी फ़ोटोज़ देखी हो तो मैं हॉस्पिटल भी जा रही थी, मैं पेशेंट से भी मिल रही थी, मैं उनकी काउंसलिंग भी कर रही थी। तो मुझे उस टाइम पे वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का कि मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं इसी काम के लिए बनी हूँ। अगर उस दौरान मेरे को एक छींक भी नहीं आई है ना, तो मैं इसी सेवा के लिए बनी हूँ। अच्छा, जब आप बैगेट कंसल्टिंग ग्रुप यानी कि अपना बिजनेस लेने के लिए आपको फील्ड में लोगों से मिलना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो बिजनेस जनरेशन में कोई दिक्कत परेशानी होती है या किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए, मेरे को पता है आजकल किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीइंग अ फीमेल, इट्स नॉट ईजी टू वर्क। आज भी आसान नहीं है हम एक मेल डोमिनेंट समाज में काम कर सके। ठीक है, महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मेरी शुभकामनाएं सबके साथ, लेकिन आसान नहीं है अभी भी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे काम से मेरे पास काम आए, मेरे को मांगने जाने की ज़रूरत ना पड़े। जिस दिन मुझे मांगने जाने की ज़रूरत पड़ेगी उस दिन शायद मैं मांग नहीं पाऊंगी कि पता नहीं सामने वाला मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर ले। आपने एक बात कही कि आज के दौर में दिखावा बहुत ज़रूरी है, दिखावा हो गया, ब्रांड हो गया। क्या जो लोग दिखावा और ब्रांड की दुनिया से परहेज़ रखते हैं, दूरी बना के रखते हैं, क्या वो लोग कामयाब नहीं होते? पैसे से शायद हो जाए।
पैसे पैसा से कैसे आएगा? पैसा तो आ जाता है। देखिए, पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मेरे पास आज बहुत सारा पैसा है। मेरे साथ ऐसी भी महिलाएं जुड़ी हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो पढ़ना नहीं जानती हैं, तो क्या उन्हें कोई साथ में बिठा रहा है? तो लैंग्वेज कितना अहम है किसी भी कैरियर के लिए? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, इन भाषाओं का क्या आपकी तरक्की में कोई रोल है? देखिए, आज नहीं है। जब तक लैंग्वेज, बहुत पहले कभी एक टाइम पे बहुत बड़ा बैरियर होता था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मैं समाज का हिस्सा नहीं बन सकता उस। लेकिन आज मुझे लगता है चीज़ें बदल रही हैं। सोशल मीडिया के टाइम पे वाकई में चीज़ें बदली हैं बहुत। मैं ये नहीं कहूँगी कि आज भी वही सब हम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, तब भी बहुत बड़ी लड़ाई हमें लड़नी पड़ती है। मैंने कहा ना, क्लास डिस्क्रिमिनेशन आज भी हम फील करते हैं, हम झेलते हैं। तो वो उस क्लास में ना हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती। यार, मेरा बच्चे को इंग्लिश नहीं आती, आपका बच्चा इंग्लिश में बात नहीं करता? क्या घर में माहौल नहीं है इंग्लिश बोलने का? जिसे पढ़ना ही नहीं आता वो बेचारा घर में क्या इंग्लिश बोलेगा? उसका बच्चा तो, वो तो सपना ही देख रहा है। अच्छा, आज का जो दौर है एडवांस दौर कहा जाता है, और इस दौर में जो हमने ऑब्ज़र्व किया है, बहुत सारे केस कि शादीशुदा जोड़े, पत्नी अपने पति का मर्डर करा रही है प्रेमी के साथ मिलके, है प्रेमी अपनी पत्नी का मर्डर करा रहा है, तलाक़ें हो रही हैं, डाइवोर्स हो रही हैं। तो ऐसे किस्से लगातार बढ़ रहे हैं, इसे आप क्या मानती हैं? देखिए, मैं एक बात जानती हूँ कि एक ही ज़िंदगी मिली है, उसको आराम से जी लो। क्यों लड़ना है, झगड़ना है, किसी को मारना है? आप अगर एक रिश्ते में खुश नहीं हैं तो निकल जाओ ना। आपको उसकी जान क्यों लेनी है? आप शादी ही मत करो ना। आपने शादी करके उसकी जान ले ली। अरे भाई, शादी क्यों करी? आपको किसी और से प्यार है तो इतनी हिम्मत रखो ना कि उस प्यार के लिए लड़ लो। किसी की जान तो मत लो। मैं रिश्ते खींचने में विश्वास नहीं रखती। रिश्ता है तो है, नहीं है तो नहीं है। बीच में कुछ नहीं होता। चीज़ें ब्लैक होती हैं या वाइट होती हैं, ग्रे नहीं होती हैं। तो आप क्या मानती, क्या कारण है जो तलाक़ें, बड़े लेवल पर तलाक़ें हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, पति पत्नी की हत्या करा रहा है, पत्नी पति की हत्या करा रहा है, बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, इस तरह के जो रिश्ते तार तार हो रहे हैं आज के दौर में, तो इसे आप बदलता सोसाइटी का क्या स्वरूप देखती हैं इसमें? ये सब ग्लैमर की दुनिया का मेरे ख्याल से प्रभाव है। सेक्स, लस्ट, पैसे की भूख, ये सब इतनी बढ़ती जा रही है ना लोगों में। आप देखिए समाज जा कहाँ रहा है? एक पैसा और एक सेक्स के अलावा कहाँ जा रहा है समाज? आपने जो ये घटनाओं का नाम लिया, इन सभी घटनाओं में आपने एक चीज़ नोटिस करी कि सब पढ़े लिखे वेल सेटल्ड लड़के थे जिनकी हत्या हुई, और जिन्होंने मारा वो क्या कर रहे थे? वो नकारा, कुछ नहीं करते। उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, कोई स्टैंडिंग नहीं है, कहीं से तुम उस लड़की को खिला भी नहीं सकते। लेकिन जो बेचारे मर गए वो तो वेल इस्टेब्लिश्ड थे। तो उसका कारण क्या रहा? सेक्स और लस्ट, उनकी ख्वाहिशें। और है ही क्या? तो आप आज कल की जो नई जनरेशन आपका पॉडकास्ट देख रही है, सुन रही है, आज कल के बच्चों को इस रोशनी में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूँगी? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि एक ही ज़िंदगी मिलती है और वो बहुत कीमती है। एक एक दिन बहुत सोच समझ के बिताएं अपना, और बहुत सोच समझ के प्लान करें। आपका एक मूव आपकी ज़िंदगी कहाँ बदल देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका 1 मिनट का एंगर, आपका 1 सेकंड का डिसीजन आपकी लाइफ में क्या भूचाल ले आएगा ना, आप सोच नहीं सकते। और आजकल के जो अभी हमारी युवा पीढ़ी है ना, वो रिश्तों को अहमियत नहीं दे रही है। लेकिन मुझे लगता है हमारे जो रिश्ते हैं ना, वो हमारी ताकत होते हैं। हमारे माँ बाप, भाई बहन, ये रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो ऊपर वाले ने हमें दिए हैं। और अगर ऊपर वाले ने कुछ दिया है ना तो उसकी कदर करो। उन रिश्तों को निभाना सीखो, उन रिश्तों से सीखो, और बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ प्लान करो। प्रिया जी, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया और अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। तेजस्विनी का आप एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रही हैं,
तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस मौके पे अपने दर्शकों को क्या कहना चाहिए। देखिए, बहुत खुशी का पल है मेरे लिए कि हम लोग तेजस्विनी का 3 साल का उत्सव मना रहे हैं, शक्ति का उत्सव। तेजस्विनी अपने आप में शक्ति बहुत शक्तिशाली नाम है और शक्ति महिलाओं का उत्सव है, शक्ति का उत्सव है। और हमारे बीच में जयप्रदा जी रहेंगी 5 तारीख को। हम लोग एक अभी तक 3 साल में जो तेजस्विनी ने काम किया है उसको एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। और एक हम लोग मैगज़ीन अपनी लॉन्च कर रहे हैं, शक्ति सूत्र, जो सबके बीच होगी 5 तारीख को। तो और जयप्रदा जी हमारे बीच में लॉन्च के लिए होंगी। और एक छोटा सा हमने महिलाओं का फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा है उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए। तो हम उसी को सेलिब्रेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे फिर नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ। प्रिया जी धन्यवाद। तो ये थी बैगेट कंसल्टिंग ग्रुप की चेयरमैन और तेजस्विनी की अध्यक्ष प्रिया गुलाटी। इन्होंने अपने 25 साल की पत्रकारिता कैरियर में क्या क्या उतार चढ़ाव देखे, रिश्तों को बनते बिखरते देखा। प्रिया ने इस बात का भी जिक्र किया कि कास्टिंग काउच सिर्फ वेब सीरीज़ या फिल्मी दुनिया में नहीं, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी है। प्रिया जी ने बताया किस तरीके से उन्हें एक ऑफ़र लेटर दिया गया और क्या शर्त रखी गई और किस तरीके से बदलता दौर रिश्तों को तार तार कर रहा है। ऐसे में हमें रिश्तों को संजोकर रखने की सख्त ज़रूरत है और किसी भी साथी का चयन करते टाइम, किसी भी दोस्त का सिलेक्शन करते टाइम हमें उसके रिश्ते नातों का भी ध्यान रखना होता है कि वो रिश्तों को कितना निभा रहा है। और आज के दौर में जिस तरीके से रिश्ते टूटे हैं, कत्ल हुए हैं, वो पैसे की एक भूख, ग्लैमर और झूठी दुनिया में जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन आपने देखा कि कोई ब्रांड पे मर रहा है तो कोई उस ब्रांड को हासिल करने के लिए कत्ल कर रहा है। कोई अधिकारी अपनी ड्यूटी दे रहा है तो पत्रकारिता कर रही किसी महिला रिपोर्टर के प्रति उसका क्या नज़रिया है। अधिकारी मीटिंग खेल रहे हैं, सिर्फ मीटिंग खेलते हुए सरकार की उन योजनाओं को उन ज़रूरतमंद महिलाओं को, उन कामगारों तक पहुंचाने से परहेज़ कर रहे हैं जो उसके असली हकदार हैं। यानी कि सरकार की योजनाओं का तभी कुछ फ़ायदा है जब आप मीटिंग के खेल से निकलकर बुनियादी तौर पर धरातल पर जाएं और ज़रूरतमंदों को और जिन तक के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई हैं उन तक पहुँचें। सिर्फ मीटिंग खेलने से अधिकारी सरकार की योजनाओं को धरातल तक नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए तेजस्विनी का गठन हुआ, क्योंकि सरकार के अधिकारियों की ये मीटिंग वाली जो कार्यशैली है इससे तंग आकर 400 से अधिक महिलाओं ने तेजस्विनी का हाथ थामा और सीधे तौर पे तेजस्विनी के अध्यक्ष ने कहा कि हम मीटिंग से परेशान होकर ही इस समूह को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये समूह 30-35 महिलाओं से शुरू होकर 400 से अधिक पहुंचा और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हज़ारों लाखों की संख्या में भी होगा। फिलहाल आपने एक संघर्ष गाथा सुनी प्रिया गुलाटी की, जिस लड़की ने 25 साल पहले पत्रकारिता से अपना कैरियर शुरू करके महिलाओं के उत्थान के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में किसी और महान शख्सियत के साथ हम रूबरू होंगे। नमस्कार।